खुद से दिया, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। तो पहले हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। आप पहले इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा, मैं इसका ऑप्शन आपको दिखा देता हूं। तो जो आप हमारा प्लेन मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, उसकी जो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो एट इन्फिनिटी है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर इज, यानी जो हमारे पास प्लेन मिरर होता है उसकी जो इमेज जो प्लेन मिरर की वजह से इमेज बनती है, तो उसका नेचर क्या होता है? क्या वो रियल एंड इरेक्ट होता है? क्या वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है? क्या वो वर्चुअल इरेक्ट होता है? क्या वो वर्चुअल इन्वर्टेड होता है? तो आप खुद से इसको आंसर कर लीजिएगा, फिर मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है दैट इज आंसर सी, यानी जो इमेज बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्लेन मिरर वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फिजिक्स से लाइट का, जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट अ कनकेव मिरर गिव्स अ रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। यानी ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट केस है, आपको अपने टीचर्स ने पढ़ाया होगा। जब हम लाइट में इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस आता है जहां पे सेम साइज की इमेज बन जाती है और वो सेम पोजीशन पे होती है। तो वो कहाँ पे होती है? वो होती है एट सी। यानी इसका जो आंसर बन जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वो ऑब्जेक्ट होगा और उसकी इमेज भी वही वहीं पे बनती है। अ कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज रियल इन्वर्टेड और सेम साइज होती है और सेम डिस्टेंस भी होती है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है दैट द पावर ऑफ लेंस इज इफ द पावर ऑफ लेंस इज -40 इट इज फोकल लेंथ इज। तो आपने पढ़ा ही होगा पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। आप इसको खुद से कर लीजिएगा, पहले आप ट्राई कर लीजिए, साइड में वीडियो को पॉज कीजिए, फिर मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूं। तो आपके पास जो फॉर्मूला होती है P इज इक्वल टू 1/f, यानी पावर ऑफ लेंस जो होता है वो इनवर्स होता है किसका? फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ भी किसकी इनवर्स बन जाएगी? पावर ऑफ लेंस की। तो आप इसका इनवर्स निकाल लीजिएगा, तो वो आपके पास आंसर कितना आ जाता है? आंसर आ जाता है सी, दैट इज 0.-25। आप साथ साथ इसको काउंट कर लीजिएगा कि आपका कितना स्कोर होगा, आप कितने क्वेश्चन खुद से ठीक कर पाओगे। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज a concave mirror gives virtual refracted and enlarged image of the object, but the image of smaller size than the object। यानी जो इमेज होगी वो स्मॉलर होगी, किससे? वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी। तो उस टाइम कौन सा केस होगा? उस टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? तो आप इसको खुद से कर लीजिएगा। अगर आपके माइंड सेट में वो होगा, वो बार ग्राफ जिसमें 6 केस होते हैं, फिर आपने उसको कर लिया होगा कि कब होता है, कब वर्चुअल इमेज होती है और कब एनलार्ज्ड होता है। तो इसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा दैट इज आंसर सी, यानी उस टाइम जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा? दैट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास 150 क्वेश्चन आप स्कोर करके जाएगा, टोटल कितना स्कोर होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्टिव विच हैज हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड। यानी जिसका भी हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर। यानी इसका जो ऑप्शन आता है दैट्स ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसका ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। साथ ही साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। ये आपने पढ़ा ही होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है? द मेन कॉज ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है दैट द कॉन्वेक्स लेंस फोकस a real point sized image at focus the object is placed। तो इस टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? तो वो होगा एट इन्फिनिटी, यानी ये पहले केस का इनवर्स है। जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? पॉइंट साइज बनती है, लेकिन कहाँ पे? फोकस पे। लेकिन जब हम फोकस पे ही वो रखेंगे तो वो कहाँ पे बन जाएगी? तो वहां पे ऑब्जेक्ट किस कहाँ पे होगा? दैट इज एट इन्फिनिटी। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है दैट द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। ये सबको पता होगा आपका, क्या मीटर है, सेंटीमीटर है, या डायोप्टर है, या मीटर इनवर्स है। तो क्या होगा? आपको पता ही होगा दैट इज डायोप्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे जो भी जितनी भी क्वेश्चंस है, अगर आपको सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, वहां पे मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, पीडीएफ शेयर करने में एक कंडीशन है। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4-5 क्वेश्चंस पूरे इन 150 में से, उनके आपको खुद से ही जवाब देने हैं। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, हिंट भी दूंगा। जो मुझे व्हाट्सएप पे उस उन क्वेश्चंस का आंसर देगा, खाली उसको पीडीएफ मिलेगा। क्योंकि आप फिर क्या करते हो, आप वीडियो को नहीं देखते हो, इसको इसके पीछे इतनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए रिवीजन करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है जेके बॉस के लिए, फिर आप वीडियो नहीं देखते हो, जिसकी वजह से आप में कमजोरी रहती है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को देखो, आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो आंसर्स दे देना, तो मैं आपको वहाँ पे वन सारी के सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर कर दूँगा। तो इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज़, तो फोकल लेंथ कितनी होगी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 20 होगा। तो ये आपको पता ही है कि फोकल लेंथ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 20 है, तो फोकल लेंथ कितना होगा, दैट इज़ द 10 सेंटीमीटर। तो ये इस पे कितना ऑप्शन होगा, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट द इमेज फॉर्मेड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, यानी जो ह्यूमन आई की वजह से इमेज बनती है वो क्या होती है, क्या वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इरेक्ट होती है, क्या लगता है आपको? अभी मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन दिखाता हूं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपने सुना ही होगा कि हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो इन्वर्टेड इमेज बनाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, दैट द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड ड्यू टू, यानी फोकल लेंथ में चेंज किसकी वजह से आती है, यानी हमने देखा होगा ह्यूमन आई में, वहां पे कुछ उसके कंपोनेंट जैसे लाइक सीरियली मसल्स, प्यूपिल, कॉर्ना या आइरिस, इनमें से किसकी फंक्शन होती है फोकल लेंथ को चेंज करने की, जिसको हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोलते हैं, दैट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। वो होता है ड्यू टू द सिलेरी मसल्स। इसका जो आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, वो है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट नॉर्मल विजन इज, ये आपने मतलब काफी बार सुना होगा कि कितना होता है वो, क्या वो 25 मीटर होता है, 25, आपने 25 सुना होगा, क्या वो 25 मीटर हो या 25 सेंटीमीटर होता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इज, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं अगर आपको नहीं पता होगा। परसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप एक सेकंड में कितनी सारी इमेजेस देख सकते हो, यानी आपके फोन में जो पिक्सल्स होते हैं वैसे ही हमारी आई भी काम करती है। तो एक सेकंड में आप कितनी डिफरेंशिएट करते हो, दैट इज द 1/16 ऑफ सेकंड, यानी आप एक सेकंड में 16 इमेज कंटिन्यूअसली देख सकते हो। अगर आपके पास 17 होगी फिर आपको वो कंटिन्यूअसली दिख जाएगा। जस्ट लाइक जो हमारे पास मोबाइल फोन में वीडियो होते हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो एक्चुअली इमेजेस होती है, बहुत सारी इमेजेस रन करती है, लेकिन वो इमेजेस मोर देन परसिस्टेंस ऑफ विजन मूव करती है, यानी 16 से ज्यादा एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 30 टू 35 इमेजेस मूव करती है। दैट्स वाई हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, हमें वो डायरेक्टली एक वीडियो लगता है। इसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसका ऑप्शन जो होगा, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज 1/16 ऑफ ए सेकेंड। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, दैट द लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन रेटिना एंड इज सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी ऐसी कौन सी सेंसिटिव सेल होती है हमारी रेटिना में, जो सेंसिटिव होती है किसके थ्रू, किसके इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, तो उनको हम बोलते हैं बोथ, नहीं सॉरी, उनके हम बोलते हैं रॉड्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, तो हमारी कौन सा फिनोमिना होता है हमारी आंख को काम करने के लिए, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रिफ्रैक्शन। क्योंकि हमारी आंख जो होती है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती है, रिफ्रैक्शन होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17, which color which of the following colors is least scattered by fog, dust of smoke, आपने ये सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कौन सा कलर लीस्ट स्कैटर्ड होता है, यानी मतलब हम कौन सा कलर ज्यादा यूज करते हैं फॉग या डस्ट ऑफ स्मोक में से। इसको आपको कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा, ये एक्चुअली ह्यूमन का क्वेश्चन है, तो आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्वेश्चन यहाँ पे लग जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन होगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज दी ऑप्शन नंबर सी, रेड, यानी रेड की जो
जो हमारे पास लीस्ट स्कैटर्ड होता है बाय फॉग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 18, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रिज्म। कौन सा कलर ऐसा होता है जो ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है? आपके पास 7 कलर्स होते हैं, VIB GY, और यानी विबग्योर में से कौन सा ज्यादा रिफ्रैक्ट होता है जब वो प्रिज्म में से रिफ्रैक्ट होता है? दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, जो पहला होता है वी यानी सॉरी वायलेट, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय, यानी हमारे आई में कितनी लाइट जाती है उस अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है? ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है हमारे आई में जिसकी वजह से ये कंट्रोल होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द प्यूपिल। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 20, द पार्ट ऑफ आईज refracts light entering the eye from external objects, यानी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की जब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो कौन सा पार्ट वहां पे हमारा आई का काम करता है? दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कॉर्निया। इसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी शुरू होती है, यानी जो आपका थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का, विच ऑफ द गिवन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? दैट इज द ऑप्शन नंबर पी, दैट इज द एम्पियर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक प्रेस इफ अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर इन 10 मिनट्स इज 300 कूलम। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, यहाँ पे आपको करंट निकालना है। तो आप इसको कर लीजिएगा, रफ पे कर लीजिएगा। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर दिखाता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 0.5 एम्पियर। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 23, when electric current is passed electrons move from, तो जब हम किसी कंडक्टर में किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं? क्या वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं, या लो से हाई पोटेंशियल जाते हैं? क्या वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जाते हैं, या फिर अगेन इट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, द हिंड्रेंस प्रेजेंस presented by material of conductor to the smooth passing current is known, यानी रुकावट किस वजह से पैदा होती है? जो रुकावट एक मटेरियल में पैदा होती है इलेक्ट्रिक करंट को रुकाने की, मतलब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है एक कंडक्टर की, जो या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को रुकाता है, उसको हम बोलते हैं, उस हिंड्रेंस को हम बोलते हैं, दैट इज द कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द रेजिस्टेंस। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ये भी एक न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम व्हेन दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई लाइन, द करंट पासिंग थ्रू इट विल बी, यानी कितना करंट उस टाइम फ्लो होगा? आप इसको कर लीजिएगा रफ पे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9.2 एम्पियर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 27 है, दैट इज द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका बना हुआ होता है? आपने अपने टीचर से पढ़ा होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। इसके बाद जो हमारे पास एक और ग्राफिकल क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा खुद से ट्राई। मैं आपको इसका ऑप्शन भी दिखाता हूं, लेकिन आप मुझे इसका क्वेश्चन आंसर बता देना, मैं आपको ये समझाता हूं। द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यानी हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या उसकी रेजिस्टेंस कम होगी या बढ़ जाएगी? आपने ये पढ़ा होगा, द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा? उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्टली रिलेशन ग्राफ है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जितनी बढ़ जाती है उतना टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, या ऐसे भी कह सकते हैं जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतनी हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, दैट इज दी ए फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर, यानी फ्यूज हम किस में इंसर्ट करते हैं, किस वाली वायर में हम फ्यूज इंसर्ट करते हैं? आपने पढ़ा होगा ये, ए लाइव वायर, इन ए न्यूट्रल वायर, इन अर्थ वायर, मे बी कनेक्टेड टू एनी लाइन। आप इसका आंसर खुद से गेस कर लीजिएगा, दैट इज द लाइव वायर।
इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स इज, यानी हमारे पास जो इंसुलेटर्स होते हैं जो करंट को पास नहीं होने देते हैं, उनकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो कितना अपोज करेगा करंट को, यानी जितना भी फ्लोइंग करंट होगा, अ, जो रेजिस्टेंस होती है कितना वो अपोजिशन करेगा, कितना वो उस करंट को रुकाएगा, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स में टोटल करंट फ्लो ही नहीं होता है, दैट मींस इनकी जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी इनफिनाइटली हाई, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इनकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हाई होती है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, आपने पढ़ा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यानी कितना एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा, उस रेट को हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, यानी I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज पर सेकेंड, पर टाइम, या हम बोल सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन, आपने वहां पे पढ़ा होगा रो इज इक्वल टू एल बाई ए, दैट रो एल बाई, सॉरी, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो वहां पे हम बोलते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ना वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना वो शेप पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 32, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज, दैट इज द, मतलब किस इंस्ट्रूमेंट से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं एमीमीटर, क्योंकि इसका एसआई यूनिट भी क्या होता है? एम्पियर। इसके बाद हमारे पास एक और ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको समझाता हूं, तो आप इसको समझ लीजिएगा। द रेजिस्टेंस हुज वी ग्राफ इज गिवन बाय, ये ओहम्स लॉ पे ये क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूँ इसको क्या करना है। हमारे पास ओहम्स लॉ है, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हमें बताना होगा R किसके बराबर होता है? R बराबर होता है V बाई I। तो वो किसके बराबर होगा? अगर हम पहला देखेंगे, दैट इज 3/5। तो इसका जो ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यानी जो हमारे पास R आता है बराबर, R बराबर आता है V बाई I। अगर आप यहां से देखोगे, दैट इज V बाई I, दैट इज 3/5 या 6/10 या 9/15। हर किसी का आंसर 3/5 ही आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद, क्योंकि अगर आप 6/10 भी लोगे, वो भी कितना आ जाएगा? 3/5। तो इसका जो आंसर होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ये किस पे ये क्वेश्चन था? दैट इज बेस्ड ऑन दी ओहम्स लॉ। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 34, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, इसको हम एक और नाम बोलते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को, दैट इज दी वोल्टेज। तो वोल्टेज का यूनिट, एसआई यूनिट आपको पता ही होगा, दैट इज दी वोल्ट। तो इसका जो ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज। तो हमें पता ही होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो कि हमारे पास डायरेक्टली ओम्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज सॉफ्ट आयरन। ये इजी क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैंने ये हाइड नहीं किया। इसको आप काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट का कोर होता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था? दैट इज द मैक्सवेल। इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। और फ्लेमिंग ने कौन सा दिया था? उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। उसने वो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल दिया था, दैट इज बेस्ड ऑन द मिडल फिंगर एंड फोर फिंगर एंड थंब। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस द स्विच आर पुट इन, स्विचेस किस में पुट किए जाते हैं? तो सभी में पुट किए जाते हैं वैसे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लेंगे? न्यूट्रल वायर में हम स्विच को पुट करते हैं। आप इसको आई थिंक ऑल ऑफ द अबव भी लिख सकते हो, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इसका जो आंसर होगा, दैट इज न्यूट्रल वायर। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है, दैट इज व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। यानी कौन सा डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट? कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गैल्वेनोमीटर।
इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 40 है, दैट विच डिवाइस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, दैट इज, आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा, दैट इज द जनरेटर, आपने यूज भी किया होगा। जनरेटर ही एक ऐसा डिवाइस है इनमें से जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ईएमआई से क्या मुराद है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बॉडी, ये तो नहीं है। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेटिक एंड द कॉइल। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। आप इसको गेस कर लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है, दैट व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट हैपेंस टू द करंट इन शॉर्ट सर्किट, करंट के साथ क्या होता है जब एक शॉर्ट सर्किट होता है, उस टाइम क्या होता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इंक्रीजेस हैवीली। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है, दैट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू प्रिवेंट, यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज किसके लिए यूज किया जाता है। हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या वो शॉर्ट सर्किट के लिए यूज किया जाता है या फिर वो ओवरलोड के लिए यूज किया जाता है। तो क्या आपने पढ़ा है, आप उसको याद कर लीजिए कि किसके लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज यूज होता है। दैट मीन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज टू प्रिवेंट both as well as short circuit and overload, that is option number सी, बोथ ए एंड बी, यानी शॉर्ट सर्किट को भी प्रिवेंट करता है और ओवरलोड को भी प्रिवेंट करता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द गिवन इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मैग्नेट की जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रास। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है, दैट ओवरलोडिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ, ओवरलोडिंग किसकी वजह से होती है, ऑफ कनेक्टिंग मनी अप्लायंसेस टू सिंगल सॉकेट, शॉर्ट सर्किट्स ऑफ हाइकिंग इन वोल्टेज, हाइक इन सप्लाई ऑफ वोल्टेज, यानी जितनी हम वोल्टेज सप्लाई को हाई करेंगे, जितना हम उसको बढ़ाएंगे, तो इसका जो ऑप्शन होगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ दीज, किसी भी वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी ओवरलोडिंग होगी, वोल्टेज हाई करने से भी शॉर्ट सर्किट ये हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकता है, या हम बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को कनेक्ट करेंगे सिंगल सॉकेट पे, उससे भी क्या होगा, ओवरलोडिंग होगी। The most suitable material for making the core of electromagnet is, इनमें से कौन सा most suitable material ऐसा है जिसको हम यूज करते हैं for making and core of electromagnet, इसको जिसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर बनाने के लिए, that is the option number सी, सॉफ्ट आयरन, जो कि मैंने इससे पहले भी आपसे डिस्कस किया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47, when a, when a straight conductor is when a straight conductor is carrying current, तो उस टाइम क्या होगा, जब एक स्ट्रेट कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो होता होगा, देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द कंडक्टर, देयर आर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नन ऑफ दीज, यानी जब एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, आपने ये पढ़ा होगा, उस टाइम क्या होता है, सर्कुलर लाइंस होती है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या हम आपने उस टाइम पढ़ा भी होगा, उस टाइम क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म होती है। तो इसका जो आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरीज करंट, तो उस टाइम क्या होगा, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, या तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसके बाद जो हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 48, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसमें से आपने ये एक प्रॉपर्टी हो पढ़ी होगी अच्छे से, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, तो वहां पे एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट्स ड्रा हो जाएंगे, जिस जो पॉसिबल नहीं है, यानी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, या एक पॉइंट पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद एक और ग्राफिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, ए स्टूडेंट लर्न्स दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड ए बार मैग्नेट इज different at very point, which diagram shows the correct magnetic field lines around the bar magnet, यानी आपने पढ़ा होगा, क्या वो नॉर्थ से साउथ होता है या वो साउथ से नॉर्थ नॉर्थ होता है, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना होगा।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 49 पहला ये वाला क्वेश्चन है। आप मुझे इसका आंसर बता देना। इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है मौजूद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप छोड़ दीजिए, मैं आगे वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको किसका आंसर मुझे आपको व्हाट्सएप पे देना है, तभी आपको पीडीएफ मिलेगा। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है फिजिक्स पोर्शन में, दैट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी जो हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगी, अभी जो हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इसके कंपैरेबल है, ये इसके कंपैरेबल है ये वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन। जब एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? द फील्ड लाइंस कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, the field consists of straight lines parallel to wire. The field consists of radial lines. The field consists of concentric circles centered on the wire. जो कि मैंने अभी बोला, जब भी एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करती है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये अभी तक 50 क्वेश्चन थे हमारे फिजिक्स के लिए। अब हम